Philosophical Foundation of Education, written by Howard A. Hodgman, Samuel and Craver. This is the second chapter of this book, that is Realism and Education, and the third part of this chapter. So, John Locke. Locke was born in England, the son of a country lawyer. He received a classical and scholastic education at Westminster School and Christ Church College at Oxford, where he later became a fellow. Locke later rejected his scholastic tradition, attacking its Aristotelian root and its tendency towards disputation. कि देखिए, अगर हम लोग जॉन लॉक को देखिए, ये इनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, और ये एक कंट्री लॉयर जो थे उनका सन थे। हो गया। और उनको बहुत ही अच्छा एजुकेशन मिला था, वेस्टमिनिस्टर स्कूल से मिला था, क्रिस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उनको एजुकेशन मिला था। ओके। और बाद में वो एक फेलो बने थे, और उसके बाद वो क्या किए थे कि जो स्कोलास्टिक ट्रेडिशन है उस टाइम जो था उसी को वो रिजेक्ट किए थे, और जो अरिस्टोटेलियन जो रूट था उसी को वो क्या किए थे, क्रिटिसाइज किए थे और अटैक किए थे। हिज फिलोसॉफिकल वर्क वाज मॉडेस्ट इन स्कोप. He aimed to clear the ground of some of the rubbish that prevented people from gaining knowledge, essentially trying to read thought of what Bacon term ideals. हो गया। कि देखो, अगर उनका फिलोसॉफिकल वर्क को हम लोग देखें तो उसका स्कोप बहुत ही ज्यादा नहीं था, कि बहुत ही नैरो नहीं था, ये मोडेस्ट था। हो गया। अगर उनका एम को हम देखें, टू क्लियर द ग्राउंड ऑफ सम ऑफ द रबिश। हो गया। कि बहुत सारे ऐसे रबिश चीजें था, उसी को क्लियर करना, जो कि लोगों को क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था नॉलेज गेन करने से। हो गया। नॉलेज गेन करने से और सोचने से भी क्या कर रहा था, लोगों को प्रिवेंट कर रहा था। जिसी को जो बेकन थे वो क्या बोले थे, आइडियल बोले थे। अगर जॉन लॉक का एपिस्टेमोलॉजी को देखिए, रिजेक्शन ऑफ इनट आइडिया, कि ये जो इनेट आइडियाज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को जॉन लॉक हर वक्त क्या करते थे कि रिजेक्ट करते थे। और वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वो था क्या, टैबुला रासा। John Locke famously held that there are no such thing as innate ideas. Instead, the mind at birth is like a blank sheet of paper, a tabula rasa, on which ideas are imprinted. कि देखिए कि जॉन लॉक फेमसली क्या किए थे, कि उनका मानना ये था कि देयर इज नो सच थिंग आज इनेट आइडियाज, कि इनेट आइडियाज करके कोई भी चीज नहीं है। लेकिन वो किसके ऊपर बिलीव कर रहे थे, उनके हिसाब से हमारा जो माइंड है वो जन्म से क्या है, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है। क्या, एक ब्लैंक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है, जिसी को कि उनके हिसाब से वो कौन सा नाम दिए थे, टैबुला रासा नाम दिए थे। और ये टैबुला रासा में क्या होता है कि जो आइडियाज जो है वो इम्प्रिंट होता है, वहां वो प्रिंट होता है और लिखा जाता है, और याद हम लोग उसी के थ्रू रखते हैं। हो गया। इनके हिसाब से सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था, ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस बाय वे ऑफ सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। इनके हिसाब से हम जो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वो सारे के सारे किसी के थ्रू आ रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू आ रहा है। और ये एक्सपीरियंस जो है वो हम दो वे से कर रहे हैं, एक है सेंसेशन, दूसरा वाला रिफ्लेक्शन। हो गया। तो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक आज रिटन इन दिस बुक। तो सेंसेशन क्या है, आइडियाज आर रिसीव्ड डायरेक्टली थ्रू द फाइव सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ माइंड। हो गया। कि इनके हिसाब से ये आइडियाज जो है वो डायरेक्टली हमारा जो फाइव सेंसेस है, और फाइव सेंसेस सेंस ऑर्गन जो है उसी के थ्रू क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स से इंडिपेंडेंटली हमारा माइंड में क्या होता है, फ्रॉम एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक मिल्क, मिल्क को हम लोग जब टेस्ट कर रहे हैं तो जाकर हमको उसका जो टेस्ट है उसका बारे में पता चल रहा है, उसका नॉलेज हम लोग को मिल रहा है। जब हम लोग दिख रहे हैं, हो गया, तब जाकर उसका जो कलर है वो हमको पता चल रहा है। तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि
सेंसेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो हमारा सेंस ऑर्गन है, सेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से जो चीजें है उसी को परसीव करते हैं और माइंड में इम्प्रिंट करते हैं और वो टैबुलर आसा में इम्प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। वंस आइडिया आर इन द माइंड, दे कैन बी कंबाइंड एंड रिलेटेड इन वेरियस वेज थ्रू रिफ्लेक्शन। कि देखो कि अगर एक बार हमारा कुछ भी आइडिया हमारे दिमाग में है तो वो क्या होता है, अलग आइडिया के साथ कंबाइन होता है और हम लोग रिलेट करते हैं और वो जो कंबाइन और रिलेट करके हम लोग कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ग्रीन मिल्क हो गया। मिल्क तो व्हाइट होता है लेकिन हमारा दिमाग में कहीं ना कहीं एक कलर फ्लेवर जो चीजें है उसी को हम ऐड किए, ग्रीन मिल्क। परफ्यूम वेलवेट हो गया। वेलवेट एक कॉन्सेप्ट है, परफ्यूम एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा माइंड में क्या है, ऑलरेडी है। तो हम लोग उसको कंबाइन करके क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसी के थ्रू क्या होता है कि हमको एक्सपीरियंस मिलता है और इसी के थ्रू हमको एक्सपीरियंस के थ्रू हमको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, एक्सपीरियंस एंड माइंड, व्हाट पीपल नो इज व्हाट दे एक्सपीरियंस। इनके हिसाब से जो लोगों को पता है उसी को वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कि एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या, जो हमको पता है वो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। While data comes from external sources, the mind can combine and order this experience and become aware of this operation। हो गया। लेकिन जब ये जो डाटा हमारा दिमाग में आता है, हो गया, हमारा माइंड में, माइंड को जब आता है एक्सटर्नल सोर्स से, हमारा माइंड क्या करता है, उसको कंबाइन करता है, उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में उसको वो एक्सपीरियंस को क्या करता है कि रखता है। और उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, बिकम एवर ऑफ इट इज ऑपरेशन, और इसका ऑपरेशन से हम लोग क्या होते हैं कि एवर हो जाते हैं। जन लॉक का हिसाब से मेटाफिजिक्स क्या था, ओके, ये तो गया एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स क्या था, लॉक बिलीव्ड दैट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन टू काइंड ऑफ क्वालिटीज एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। कि जन लॉक के हिसाब से ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो है वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका मानना था कि इसी का दो तरह का क्वालिटी है। एक है प्राइमरी क्वालिटीज, दूसरा वाला है सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राइमरी क्वालिटीज का मतलब क्या है, these are the objective quality directly connected with the object and are considered inherent। कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वालिटी जो कि डायरेक्टली क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, और हम लोग कंसिडर करते हैं कि दिस आर द इनहेरिएंट क्वालिटी। हो गया। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट का, उसका सोलिडिटी, उसका साइज, उसका मोशन, उसका शेप, ये क्या है, ये प्राइमरी क्वालिटीज। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये हमारा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ ये इनहेरिएंट है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसीलिए ये जो क्वालिटीज है, ये जो ऑब्जेक्ट का क्वालिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्वालिटीज। हो गया। नेक्स्ट, जॉन लॉक के हिसाब से और एक क्वालिटी है, वो है सेकेंडरी क्वालिटीज। सेकेंडरी क्वालिटी जो है वो सब्जेक्टिव होता है, वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, परसेप्शन टू परसेप्शन वेरी करता है, हो गया, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट रहता है और डिपेंडेंट रहता है किसी के ऊपर, हमारा परसेप्शन के ऊपर। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसी का कलर क्या होगा, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। हो गया। वो डिपेंड करता है क्या कि वेदर के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो दिख रहा है उसका परसेप्शन क्या है, उसी के ऊपर। हो गया। कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ क्या है, ये सेकेंडरी क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। अगर जॉन लॉक का एजुकेशनल व्यूज को हम देखिए तो लॉक एजुकेशनल आइडियाज पब्लिश्ड इन सम थॉट कंसर्निंग इन एजुकेशन। कि वो एक ऐसे लिखे थे और बुक लिखे थे, उसका नाम क्या था, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। हो गया। इसी में उनका जो एजुकेशनल आइडिया है उसी का रिफ्लेक्शन हमको दिखने के लिए मिलता है। एंड were focused more practical conduct, self discipline and reasoning with child।
हो गया। और ये जो बुक है, इसी में जॉन लॉक किसी के ऊपर एम्फासाइज किए थे कि प्रैक्टिकल कंडक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन और रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड जो है, ये तीनों के ऊपर क्या किए थे कि एम्फासाइज किए थे। इनके हिसाब से अगर एम्स को अगर हम देखें, ही along with other realist held that the chief aim of education should be moral education। इनके हिसाब से द चीफ एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? मोरल एजुकेशन चाहिए। क्योंकि उनको लगता था गुड कैरेक्टर इज सुपीरियर टू इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। क्योंकि इनको क्या लगता था कि ये गुड कैरेक्टर क्या करता है, इज सुपीरियर टू इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, की इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग को ये क्या करता है कि सुपीरियर बनाता है। उसके बाद जॉन लॉक के हिसाब से करिकुलम क्या था कि जॉन लॉक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, प्रैक्टिकल कंडक्ट। प्रैक्टिकल कंडक्ट के ऊपर ये क्या कर रहे थे, एम्फसाइज कर रहे थे। इसीलिए जो प्रैक्टिकल स्टडीज है उसी को करिकुलम में रखने के लिए बोल रहे थे, इंक्लूडिंग रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एरिथमेटिक, हिस्ट्री, एथिक्स एंड लॉ। हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल इन नेचर, हो गया, जो कि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में आ रहा था उस टाइम, उसी को वो क्या किए थे, करिकुलम्स में डालने के बारे में बोल रहे थे। along with supplementary physical activities like dancing, fencing, riding, practical skills such as gardening and carpentry, ये सारे के सारे चीज कहाँ, करिकुलम्स में रखने के बारे में जॉन लॉक बोल रहे थे। नेक्स्ट और एक चीज बोल रहे थे, डुअल करिकुलम्स। जॉन लॉक जो थे वो दो तरह का करिकुलर का बारे में उनका एजुकेशन सिस्टम्स में प्रपोज किए थे, वन फॉर द वेल्दी एंड वन फॉर पुअर। हो गया कि एक करिकुलम जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो रिच और वेल्दी लोग थे, एलाइट क्लास थे, उनका उनके लिए था, और दूसरा वाला जो था वो पुअर लोगों के लिए वो करिकुलम था। द पुअर were to be sent to a work school to learn manual skill like spinning, knitting and some sense religion, earning their keep। हो गया, जो पुअर चिल्ड्रन थे, स्टूडेंट्स जो थे, उनको कहाँ भेजा जा रहा था, वर्क स्कूल को भेजा जा रहा था, ताकि वहाँ जो मैनुअल स्किल है, और वहाँ क्या सिखाया जा रहा था, वहाँ का करिकुलम में मैनुअल स्किल जो जैसे कि स्पिनिंग, क्रीडिंग, ये सब चीज़ वहाँ सिखाया जा रहा था। और उसके साथ साथ कुछ रिलीजियन का सेंस, कुछ रिलीजियन का चीजें भी ये वर्क स्कूल में क्या किया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, ताकि वो लोग क्या कर सके कि कुछ अर्न कर सके, और उसके साथ साथ उनका जो रिलीजियन है, रिलीजियंस के प्रति भी उनका क्या रहे कि एक तरह का डिवोशन रहे। इसके लिए क्या किए थे कि ये पुअर के लिए इस तरह का करिकुलम वो बनाए थे। Wealthy were directed toward a liberal art education aimed at producing the well-mannered, well-informed English gentleman। और जो एलाइट क्लास थे, वेल्दी क्लास थे, उनके लिए लिबरल आर्ट्स एजुकेशन को वो दे रहे थे, और जिसका कि मेन एम क्या था कि वेल मैनर जो स्टूडेंट है, इंग्लिश जेंटलमैन बनाना, वेल इन्फॉर्म्ड इंग्लिश जेंटलमैन को प्रिपेयर करना, उसका मेन मकसद था। हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग उसका उनका जो मेथोडोलॉजी है उसको हम देखें, जिसको कि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी भी जॉन लॉक के हिसाब से बोला जाता था। जॉन लॉक्स व्यूज वर हाईली सेंसिटिव टू चाइल्ड साइकोलॉजी। ही एडवोकेट अगेंस्ट पुशिंग चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर एबिलिटी और readiness, even suggesting delay reading by a year, or using positive reward and belief that play is distinct aid to learning। कितना बहुत एक अच्छा वाला आइडिया जॉन लॉक उस टाइम दिए थे। जॉन लॉक बोल रहे थे कि जो चाइल्ड को उसका एबिलिटी से ज़्यादा हम लोग कुछ करने के लिए देंगे और कुछ करने के लिए फोर्स करेंगे, तो उसका जो सीखने का, जो लर्न करने का जो स्पान है, रेडीनेस है, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। अगर कोई चाइल्ड रेडी नहीं है और उसको हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स करेंगे सीखने के लिए, तो भी वहाँ ठीक से वो सीख नहीं पाएगा। इवन जॉन लॉक तो ये तक बोल रहे थे कि एबिलिटी से ज़्यादा और रेडीनेस, रेडी नहीं है कोई चाइल्ड, उसी को अगर फोर्स कर रहे हैं, तो जो लर्निंग है वो 1 साल तक क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। और इसीलिए सिर्फ लोगों को अर्ज करते थे कि
स्टूडेंट जो चाइल्ड है उसको पॉजिटिव रिवार्ड देने के लिए और भरोसा करने के लिए कि ये जो प्ले इज डिस्टिंग एड टू लर्निंग, प्ले जो है ये एक डिस्टिंग एड लर्निंग में डिस्टिंग एड का जैसे रोल प्ले करता है लर्निंग में। Its recognition of the importance of readiness and natural inclination make a forerunner of modern educational theory। और इनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये परसेप्शन था, ये रेडीनेस और जो नेचुरल इंक्लिनेशंस को लेकर ये क्या क्या था, ये मॉडर्न एजुकेशनल फील्ड में, थ्योरी फील्ड में क्या क्या था, इनको एक बहुत अच्छा प्लेस दिया था। Locke's philosophical support for democracy was noted, but his educational recommendations were primarily directed at upper classes, lending themselves as an aristocratic elitism। हो गया कि देखो, जॉन लॉक का जो फिलोसॉफिकल सपोर्ट जो डेमोक्रेसी के लिए था उसको तो सारे के सारे लोग नोट किए थे, लेकिन इनका जो एजुकेशनल रिकमेंडेशन था ये प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ जो अपर क्लास का जो लोग है उनके लिए ये था। और इसीलिए ये खुद को अरिस्टोक्रेटिक एलिटिज्म जो ग्रुप है, हो गया, जो आइडियोलॉजी है उसी के अंदर इनको डाला जाता है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड अर्नस्ट व्हाइटहेड को अगर हम देखें, जो कि रियलिज्म्स का दूसरा मॉडर्न रियलिस्टिक फिलोसोफर है, उनका कंट्रीब्यूशंस भी रियलिज्म्स में बहुत ज़्यादा है। व्हाइटहेड sought to reconcile aspect idealism with realism in an effort to reconstruct the philosophical basis in of modern sciences। कि क्या किए थे व्हाइटहेड, जो आइडियलिज्म्स का जो कुछ फीचर है, कुछ एस्पेक्ट है, उसी को रियलिज्म्स के साथ क्या किए थे, जोड़ दिए थे और जोड़ने का ट्राई किए थे। क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो मोटो था, वो क्या था, रिकंस्ट्रक्ट द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ मॉडर्न साइंसेस। ये मॉडर्न साइंस का जो फिलोसॉफिकल बेसिस है उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किए थे कि आइडियलिज्म का कुछ फीचर को वो रियलिज्म के साथ एकम्प्लाइन और अलाइन कर रहे थे। Whitehead came the philosophy through mathematics. He co-authored Principia Mathematica with Bertrand Russell. He began focusing on philosophy full time after the age of 60, serving as a professor of philosophy at Harvard। हो गया कि अगर व्हाइटवुड को देखे तो ये पहले एक मैथमेटिशियन थे और इनका जो जर्नी है, फिलोसॉफिकल जर्नी है, वो मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट हुआ था। और जो व्हाइटहेड थे वो रसेल के साथ, जो रसेल का एक बहुत ही फेमस बुक प्रिंसिपिया और मैथमेटिका जो एक बुक है वो लिखे थे। लेकिन ये 60 ईयर के बाद क्या किए थे, फुल्ली फोकस किए थे फिलोसफी को के ऊपर, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का रूप में भी बहुत दिन तक क्या किए थे, उनका जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए थे। इट्स सिग्निफिकेंट फिलोसॉफिकल वर्क इंक्लूड साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हो गया, इनका जो सिग्निफिकेंट फिलोसॉफिकल वर्क जो है वो साइंस एंड मॉडर्न वर्ल्ड नाम का एक जो किताब है वो है। और ये इनका अगर मेजर स्टेटमेंट को देखिए एजुकेशन को लेकर, तो द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड अदर ऐसे कुछ द एम्स ऑफ एजुकेशन करके ऐसे एक ऐसे लिखे थे और कुछ अदर ऐसे थे, वहाँ उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर मेटाफिजिक्स के बारे में बात करें व्हाइटहेड का, प्रोसेस इज सेंट्रल टू व्हाइटहेड्स फिलोसफी आज ही हेल्ड दैट रियलिटी इज ए प्रोसेस। कि देखो कि ये प्रोसेस के ऊपर मेटाफिजिक्स में व्हाइटहेड प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो रियलिटी है क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस है और ये प्रोसेस का तीन तरह का एलिमेंट है। फर्स्ट जो है वो है एक्चुअल एंटिटीज और ओकेजन। हो गया, दीज आर द रियल थिंग और ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब क्या है, रियल थिंग और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रिहेंशन, दीज आर द रिलेशनल प्रोसेस विथ अकर बिटवीन द एक्सपीरियंसिंग पर्सन एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट। हो गया कि प्रिहेंशन के बारे में बोल रहे थे। हो गया, जो कि एक तरह का रिलेशनशिप और रिलेशनल प्रोसेस है एक एक्सपीरियंसिंग पर्सन और एक एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट के बिटवीन। Next, nexus. These are extended
टाइम सीक्वेंस इन विच ओकेजन एंड प्रिहेंजन मीट टुगेदर इन ऑनगोइंग एग्जिस्टेंस। कि नेक्सस का मतलब क्या है कि ये एक तरह का एक्सटेंडेड टाइम सीक्वेंस है जहां की कि जहां की क्या होता है, इन हुइच ओकेजन एंड प्रिहेंशन फिट टुगेदर इन ऑनगोइंग एग्जिस्टेंस। कि ये दोनों जहां फिट होकर आगे बढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्सस। नेक्स्ट, व्हाइट हेड का जो सबसे बड़ा एक आइडिया और कॉन्सेप्ट था वो क्या था, रिकंसिलिएशन। ओके, व्हाइट हेड का जो वार्क है वो क्या है कि एक तरह का रिकंसिलिएशन ऑफ कंटेंडिंग सिस्टम ऑफ थॉट। हो गया क्या, रिकंसिलिएशन ऑफ कंटेंडिंग सिस्टम ऑफ थॉट। जो उस टाइम जो कंटेंडिंग सिस्टम ऑफ थॉट था उसी का एक तरह से रिकंसिलिएशन है। जैसे कि ऑकिन का रिकॉन्सिलिंग अरिस्टोटेलियनिज्म विद क्रिश्चियनिटी, इनका ये एक तरह का मेजर एस्पेक्ट है। ठीक ऐसे कांत का रिकॉन्सिलिंग साइंस एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये इनका एक रिकॉन्सिलिएशन है और मेजर वर्क है। ठीक ऐसे व्हाइटहेड का क्या था, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कंटेंडिंग सिस्टम ऑफ थॉट, ये इनका क्या था, एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो रियलिज्म और सब्जेक्टिविज्म, कि अगर हम लोग व्हाइट होड को देखिए, व्हाइट हेड को देखिए कि ये ज्यादातर किसी को फेवर कर रहे थे, रियलिज्म एज ए फिलोसफी, बिकॉज ही बिलीव्ड इट हेल्प पीपल करेक्ट द एक्सेसेस ऑफ सब्जेक्टिव थॉट। कि ये रियलिजम्स के ऊपर, रियलिजम्स को एज ए फिलोसफी के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते थे, क्योंकि उनको लगता था और वो बिलीव करते थे कि ये हेल्प करेगा लोगों को करेक्ट द एक्सेसिव सब्जेक्टिव थॉट। कि लोगों का माइंड में जो एक्सेसिव सब्जेक्टिव थॉट आता है उसी को करेक्ट करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। हो गया, इसीलिए रियलिज्म को एक फिलोसफी का जैसे व्हाइटहेड ज्यादा फेवर करते थे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक यूनिटी। Although he sought reconciliation, Whitehead's perspective was nuisance regarding the core uh, realistic doctrine। हो गया, कि अगर हम लोग दिखे कि उनका जो मेन चीजें था वो क्या था, रिकॉन्सिलिएशन था। लेकिन व्हाइटहेड का अगर पर्सपेक्टिव को हम देखें, व्हाट्स न्यूसेंस रिगार्डिंग द कोर रियलिस्टिक आइडिया, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत न्यूसेंस रहता है कि हमारा जो रियलिस्टिक डॉक्ट्रिन है, कोर रियलिस्टिक डॉक्ट्रिन है, उसी को लेकर the thesis of independence. He rejected the idea of objective reality and subjective mind are absolutely separate। हो गया, कि ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव माइंड जो है ये एब्सोल्युटली सेपरेट जो है, इसी को वो क्या किए थे कि रिजेक्ट किए थे। क्या किए थे, एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से क्या था कि ऑफ सब्जेक्टिव माइंड और ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी और पैटर्न। कि एक ऑर्गेनाइज यूनिटी और पैटर्न्स में ये दोनों क्या हो सकते हैं कि एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर इनका अल्टीमेट रियलिटी को दिखे, दिस ऑर्गेनिक यूनिटी कैन बी सीन एज एन एक्टिव सिस्टम, an ultimate reality that operate according to its own principle in process। कि ऑर्गेनिक यूनिटी जो है वो क्या है, कैन बी सीन एज एन एक्टिव प्रोसेस, इसको एक एक्टिव सिस्टम के जैसे दिखा जा सकता है। और उसके साथ साथ अल्टीमेट रियलिटी दैट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन प्रिंसिपल इन प्रोसेस, जो कि अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, वो खुद का जो प्रिंसिपल है, खुद का जो प्रोसेस है, उसी के हिसाब से वो क्या करता है कि आगे बढ़ता है। रिसर्च फॉर पैटर्न, फिलोसफी फॉर व्हाइटहेड इज सिंपली सर्च फॉर पैटर्न इन द यूनिवर्स। की फिलोसफी व्हाइटहेड के हिसाब से क्या है कि एक सिंपल सा सर्च फॉर पैटर्न है यूनिवर्स में। ऑल्दो ह्यूमंस कैन नेवर फुल्ली ग्रास्प दिस पैटर्न, लेकिन ह्यूमंस जो है ये पैटर्न्स को कभी भी फुल्ली क्या नहीं कर सकता है कि ग्रास्प नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर आइस्टोटल के साथ व्हाइटहेड का कनेक्शन को अगर हम देखें, पैटर्न एंड फॉर्म, पैटर्न इज व्हाइटहेड्स टर्म इज सिमिलर टू अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म। कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म एक था, उसके साथ व्हाइटहेड का जो पैटर्न है वो क्या है कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। क्या, अरिस्टोटल का फॉर्म और व्हाइटहेड का पैटर्न, ये दोनों क्या है, एक दूसरा से एकदम सेम है।
पार्टिकुलर्स को अगर हम देखें, ही फॉलोड अरिस्टोटल बाय गोइंग टू पार्टिकुलर्स टू डिस्क्रेन पैटर्न, कि ये तो अरिस्टोटल को फॉलो कर रहे थे बाय गोइंग टू पार्टिकुलर टू डिस्क्रेन पैटर्न। हो गया। नेक्स्ट, डेविएशन, ही डेविएट फ्रॉम अरिस्टोटल इन दैट ही हैड दैट particular are event that must be viewed in terms of an open ended process, कि अरिस्टोटल से ये वेरी कर रहे थे क्योंकि इनका जो व्यू था वो क्या था कि पार्टिकुलर जो है वो क्या होता है कि ओपन एंडेड प्रोसेस में एकदम इंडिपेंडेंट रहते हैं। Therefore, his events are not innate, particular, but are organic to and moving with process and according to pattern। और इसीलिए इनका जो आइडियाज होता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होता है और मूविंग मूव करता रहता है और प्रोसेस होता रहता है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। नेक्स्ट, अगर हम लोग इनका जो एजुकेशनल फिलोसफी है इसी को हम देखें तो फर्स्ट जो आता है वो लिविंग आइडिया। ओके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। स्ट्रांगली अर्ज्ड दैट एजुकेशन बी कंसिडर्ड कंसर्न विथ लिविंग आइडियाज, मीनिंग आइडियाज दैट आर कनेक्टेड विद द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर एंड यूजफुल एंड केपेबल ऑफ बीइंग आर्टिकुलेटेड। हो गया। लिविंग ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है कि ये एक तरह का आइडियाज है जो कि क्या करता है, दैट आर कनेक्टेड विद एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, जो कि लर्नर का एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड रहता है और उसके साथ साथ बहुत ही यूजफुल और कैपेबल रहता है कि लर्नर को आर्टिकुलेट करने के लिए। क्या लिविंग आइडियाज का मतलब क्या है कि ये एक तरह का आइडियाज है जो कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, लर्नर का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ कनेक्टेड रहता है और उसके साथ साथ यूजफुल रहता है, ताकि एंड आर यूजफुल एंड केपेबल ऑफ बीइंग आर्टिकुलेटेड। हो गया। और उसको आर्टिकुलेटेड करने के लिए वो बहुत यूजफुल रहता है और केपेबल रहता है। अगर हम लोग क्रिटिक को देखें, ही शार्पली क्रिटिसाइज द लर्निंग ऑफ स्कार्फ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो स्कार्फ ऑफ इंफॉर्मेशन और इनर आइडियाज जो है, ओके, जो कि पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, mainly because it was done in past, arguing that ideas must be learned in a particular and useful context। क्योंकि इनका मानना क्या था कि कुछ इनट फिनट नहीं है, आइडियाज जो है हमको प्रैक्टिकली उसको वो क्या करता है, एक्वायर करना पड़ता है, यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको हम लोग क्या करना पड़ता है कि लर्न करना पड़ता है। ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन का बात करें, दिस व्यू demonstrated his organic orientation that education should enable people to engage in the flow of existence and the process pattern of reality। अगर हम लोग देखें, दिस व्यू डेमोन्स्ट्रेटेड दिस ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन दैट एजुकेशन शुड एनेबल पीपुल टू एंगेज, कि ये जो एजुकेशन जो है वो लोगों को एंगेज करना चाहिए इन द फ्लो ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द प्रोसेस पैटर्न ऑफ रियलिटी। Being of learning, what make his thought realistic in his view, one learn most truly from the material world in which one actually lives। कि एक उसका जो मटेरियल वर्ल्ड से वो क्या कर सकता है कि सीख सकता है, जो कि एक्चुअल्स पे ये सोसाइटी में रहता है। इनके हिसाब से जो डेवलपमेंट है, हो गया, उसका 3 स्टेजेस है और इसी को ये क्या बोल रहे थे, राइमिक फ्लो ऑफ एजुकेशन ये बोलते थे। फर्स्ट जो आता है स्टेज ऑफ रोमांस, स्टेज ऑफ प्रिसीजन, स्टेज ऑफ जनरलाइजेशन। स्टेज ऑफ रोमांस जो है वो 14 ईयर तक चलता है, हो गया, और कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड थीम। हो गया। और ये जो ब्रॉड थीम है इसी का यहाँ कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ प्रिसीजन, जो कि 14 से लेकर 18 ईयर तक चलता है और ये रहता है डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेज ऑफ जनरलाइजेशन, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि जो लर्न नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं हमारा लाइफ में। हो गया। अगर हम लोग कैरेक्टर क्वाइटेड आल्सो वाज क्लोज टू रियलिस्टिक position on character development when it states that the essence of education is that it be religious। हो गया। और ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किए थे और बोल रहे थे द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज दैट इट बी रिलीजियस, की एसेंस ऑफ एजुकेशन जो है वो रिलीजियस